नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान साहब। विजय साहब, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है इस वक्त भारत के अंदर, खासकर चाइना को लेके। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लद्दाख गए थे, एक हफ्ते के लिए दौरे पर गए थे और वहां जाके उन्होंने लोगों से मिले, क्या था क्या नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है हथियार लिया है। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं और जैसे पार्लियामेंट में कहा भी गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने 1 इंच जमीन भी नहीं है छोड़ी वहां पे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बहुत बड़ा हिस्सा। अब उनका सोर्स क्या है, वो तो अभी ये कह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइना हथियार के ले गया और हम वहां नहीं जा सकते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को चैनल में बुलाने का, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से गुड डे। अभी जहाँ तक ये जो चाइना वाली बात है, ये राहुल गांधी जी पहली बार नहीं बोल रहे हैं जी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उन्होंने कहा है कि मुझे लोगों ने बताया, मुझे गांव के लोगों ने बताया, चरवाहों ने बताया है, तो इसलिए शायद वो हिस्सा ज़्यादा चला गया। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स होते हैं दो देशों के रिलेशंस के अंदर, ऊपर से आर्मीज दोनों की आमने सामने बैठी हुई हैं और सिचुएशन पूरी वॉलेटाइल है, पूरी टेंस है। कमांडर लेवल टॉक्स चल रही हैं, कोर कमांडर लेवल टॉक्स चल रही हैं, 17 राउंड हो चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनको के ऊपर बिलीव ना करके वो जो लोकल ग्रेजर्स हैं, चरवाहे हैं, उनकी बात को उछाल रहे हैं। अभी उन चरवाहों को वो अपने जो कल तक जब फौजें वहाँ नहीं थी, आर्मीज सामने सामने नहीं थी, तो वो अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते थे। आज वो जाना बंद हो गया है क्योंकि वहाँ आर्मी हमारी तरफ भी बैठी हुई है, तो उन्होंने बोला इसके आगे आप नहीं जा सकते। अब ये ज़मीन चरवाहों की गई है या हिंदुस्तान की गई है, ये सवाल आप जरा राहुल गांधी जी से पूछिएगा। ये तो बात सही है, लेकिन इससे पहले जो लद्दाख के एक मेंबर पार्लियामेंट में थे, उन्होंने भी वहां से कहा था कि हमारी बहुत बड़ी जमीन जो है चाइना के पास चले गई है। अब राहुल गांधी तो अभी गए हैं, लेकिन इससे पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। तो आपकी मैं वो भी बात मानता हूं कि लद्दाख के एमपी ने भी बोला, मगर मैं फिर भी यही पूछता हूं, अब मेरा उनसे पहले बाकी बातें हम बाद में करते हैं जो व्यवहारिक बातें हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बल्कि इंडिया का कोई भी आदमी मेरे सामने आके मुझे इस बात का जवाब दे। आपको कैसे पता है कि एक्साई चिन्ह आपका एरिया है? जी, क्या प्रूफ है आपके पास? मैं बताता हूं आपको। 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो जितने भी मैप्स थे दिल्ली में, वो सारे के सारे आर्मी के जो लोग थे या सिविलियंस थे जो पाकिस्तान की तरफ, सब ले गए। हमारे पास 47-48 की लड़ाई में भी हमारे पास मैप्स नहीं थे, तो एक्साई चिन्ह का तो बिल्कुल ही नहीं था। वहाँ गलती से उनको एक मैप मिला जिसको हम बोलते हैं जॉनसन लाइन। अब ये जॉनसन जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने 1865 में सर्वे करके ये लाइन बनाई थी। बोला कि ये जो इलाका है ये महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक मैकग्रेगर और मैकडोनल्ड लाइन भी बनी। फिर जॉनसन के साथ एक और मिले, समथिंग, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, 3 लाइनें बनी। अब वो एक नक्शा इनके पास मिल गया और उसको बोल के बैठे चाइनीज ये हमारा है। फिर ये राहुल गांधी के जो पूर्वज थे, चाचा नेहरू, वो क्या कहते हैं? नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रॉस ग्रोस देयर, सो नो प्रॉब्लम, ज्यादा तो जाने दो, पार्लियामेंट में है। हाँ, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही। एमपी साहब ने बोला, अपनी टोपी उठाई, जो गंजे थे हमारी तरह, उन्होंने बोला हम यहाँ भी कुछ नहीं उगता, क्या काट के फेंक दें? तो आपको तो कोई उसकी सुध ही नहीं थी। परंतु मेरा सवाल अभी भी यही है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि एक्साई चिन्ह आपका है? प्रूफ आपके पास है। जब एक्सेशन हुआ है जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, महाराजा हरि सिंह ने साइन किया है, उसने बोला एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पे भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी। अगर वो इंडिया के साथ विलय हुआ है तो एक्साई चिन्ह का वो प्रूफ है, अगर वो एक्साई चिन्ह एरिया है। अब वो प्रूफ कहाँ है? वो प्रूफ जम्मू कश्मीर की मुबारक मंडी के एक धूल वाले कमरे में, बिना रोशनी वाले कमरे में, टाट की बोरियों के अंदर कुछ गंदे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, मिलिट्री के रिकॉर्ड्स हैं, कैसे जीता, क्या नक्शा है, वो सब पड़े हैं। आपने हिंदुस्तान में से किसी ने भी आगे आज तक ये लाके खोला, बाहर निकाला, उसको बताया दुनिया को भाई ये देखो ये है प्रूफ कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? वो आपने नहीं किया है। अब राजीव गांधी बोल रहा है या कोई और बोलता है तो उसका क्या लोकल स्टैंड आई है कि ये हमारा है?
नंबर एक, हाँ, नंबर ठीक एक। है। दूसरी बात अभी आती है एक्चुअली कि क्या पोजीशन है। देखिए, आपने 62 में मार खाई, उस वक्त आपके सिपाहियों के पास, आर्मी के पास जूते भी नहीं थे। और आप परसों में जनरल जम्वाल जो हमारे आइकॉन हैं, मालदा स्टेट फोर्सेस के लास्ट जनरल हैं और मिलिट्री सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट के, वो कहानी बता रहे थे कि 47 में जब लड़ाई जाने लगे तो उसके गांव का एक हवलदार आया और वो बड़ा खुश होकर बोलता, वो उस वक्त लेफ्टिनेंट बन चुके थे, कि देखो मुझे एक जोड़ा गर्म जुराब का मिला इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, और शायद एक गर्म पैंट भी मिल जाएगी। यानी कि वो एक सेंटीमेंट था। और 62 में वो गर्म पैंट और गर्म जुराब भी नहीं थी, तो नेचुरली आपको मार पड़नी थी ना। तो वो मिलिट्री फेलियर नहीं था, वो एक्चुअली पॉलिटिकल फेलियर था। तो उस लड़ाई में चाइना आ गया, आपके जीतता हुआ आपके दरवाजे तक आ गया। फिर वो लड़ाई बंद हुई जैसे भी हुई, मगर वो जो पोजीशन जहां तक चाइना ने जीती थी वो टेनेबल नहीं थी उनके उस इलाके में उस समय। वो चाहे वो अरुणाचल था या सेंट्रल सेक्टर था या लद्दाख का सेंटर था। तो ऑब्वियसली जब वो जीता है 62 में, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के आप बोलते हो, जिसने जो जीत लिया उसका ही, तो वो भी कहता है कि मेरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो वहां है। अब वो वापस चला गया तो हमने भी पेट्रोलिंग पीछे शुरू कर दी, और अब वो गलवान के टाइम पे वो आगे आया है, तब तक वो भी आगे नहीं आया था। अब मुझे बताइए कि उसकी रीजनिंग कहाँ गलत है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ आती है। हमारी रीजनिंग कहाँ गलत है, ये जॉनसन लाइन है, बल्कि ये जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जॉनसन लाइन से भी बहुत पीछे है। एक बात वो बहुत पीछे है सर, जब हम इसी LAC की बात करते हैं या LAC की बात करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं ना कर रहे। वो तो है कि चाइना ने उसको ले ली, अगर हमारा वक्त आया तो हम इसे ले लेंगे, जो यहाँ है वहां चला गया। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है जो हम पाकिस्तान के साथ है कि जब वहां पे हम पकड़ते हैं पाकिस्तान, जैसे इवन सियाचिन, अब हम छोड़ेंगे नहीं। कारगिल छोड़ के आए थे, वो आके बैठ गए, अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो चाइना में भी ये वाला जो लेसन था ये बहुत लेट आया। अब क्या हुआ कि हम पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक पैगोंगसो में, अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो भी करते थे फिंगर 4 तक। अब 4 और 5 का जो बीच का एरिया है वो सिर्फ एक एक आदमी पैदल दीवार पकड़ पकड़ के चलता है, तो वो वहां तक आते थे, हम भी आगे तक जाते थे। हम कहते थे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे है, वो कहते थे इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल फिंगर 5 पे है। अभी जो हमने समझौता किया है, हमने समझौता बोला भैया तुम 8 के अब आगे नहीं आओगे, हम 5 के आगे नहीं जाएंगे, बीच में बफर जोन है। अब ये बताइए ये इलाका आपने खो दिया है क्या, जो शायद आपका था ही नहीं। आप तो पेट्रोलिंग करते थे, आपकी जुरिसडिक्शन वही थी। आज वो जुरिसडिक्शन आपकी बंद हुई तो आपने उनकी भी बंद कर दी। तो मेरे ख्याल में ये बराबर का दे दिया है, इसमें कोई एरिया ले लिया या दे दिया, ये बकवास है। अब कहते हैं, उस दिन मैं परसों चौथ शायद अर्नब गोस्वामी के शो के ऊपर एक एंकर थी, आपकी स्पोक्स पर्सन थी, वो कहती हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं। तो मैं कहा दिखाइए ना, या कौन सी सैटेलाइट इमेज उन्होंने कब्जा किया है। सैटेलाइट इमेजेस हैं कि उन्होंने जो अपने बंकर्स बनाए हैं अपने एरिया में, या जहाज़ों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बनाई हैं अपनी एयरफील्ड्स पे, वो सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये कौन सी सैटेलाइट इमेज की बात कर रही हैं। हमारा बेका एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, 274 किलोमीटर हमारी लाइन से रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। वो अगर उसकी एक गाड़ी या एक आदमी भी सुसु करने भी जाता है तो वो हमें पता लग जाता है 274 किलोमीटर तक। तो फिर क्या एरिया दे दिया, क्या ले लिया। ये खाली पॉलिटिकल रंबलिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ द डेट को बदनाम करना है। तो लड़ाई उनकी मोदी के साथ है, मगर मोराल वो खत्म कर रहे हैं आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, जो डटे बैठे हैं अपने भाई बहनों से दूर, फैमिली से दूर, और माइंड यू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जुराबें पैंटें आज हैं उनके पास, बाढ़ 62 में नहीं थी कि गर्म पैंट में मिल जाएगी, आज सब कुछ है उनके पास। कहाँ से आया वो? इंडिया एज ए नेशन फाइट कर रहा है, तो करने दो ना यार हमें फाइट। आप पॉलिटिशियन अपना उल्लू सीधा करने के लिए, 2 एक्स्ट्रा वोट लाने के लिए क्यों ऐसी गलत सलत बातें करते हो। लेकिन एक चीज़ है सर, जब हम कहते हैं कि सीमा में कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, वो तो ठीक है, फिर सीमा को लेकर अक्सर बातचीत क्यों होती है, वार्ता किस बात की जाती है, दोनों देशों के बीच में क्यों वार्ता करते हैं? देखिए, पहली बात देखिए, वार्ता, चलो मैं आपका जवाब देता हूँ आपका, वो होती है किसी तरीके से कि भाई आप अपनी लाइन हमारी लाइन को तक छोड़ दीजिए, वो कहते हैं आप हमारी लाइन तक छोड़ दीजिए। अब दोनों जो पैरिटी आ गई है मिलिट्री फोर्स में, दोनों पॉपुलस कंट्री है, दुनिया के 2 बड़ी ताकतें हैं, तो नहीं छोड़ेंगे वो। पर अब सवाल आपको ये पूछना चाहिए मेरे को कि भाई इस इलाके में ऐसी खास बात क्या है। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो व्हाई डू यू वांट टू ऑक्यूपाई दिस एरिया।
वो फेज तो अभी तक चल रही है ना, इसलिए तो उनको कोड किया जाता है कि क्योंकि हम क्यों 1 इंच भी छोड़े। हाँ, तो वो चाहे वो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पे कुछ कमी है, हमें पूरे फैक्ट्स बताए नहीं जाते, हमें पूरे फैक्ट्स की बात नहीं करते। ये एरिया है, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आपका जो रशिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, पहले वो प्रोग्राम था सिंकियांग प्रोविंस में, जब वो रशिया के कब्जे में था। वो 1948 में रशिया का बम बन गया था और 55 में उन्होंने शिफ्ट किया आर्कटिक सर्कल में। तो जितना भी यूरेनियम था, लो ग्रेड यूरेनियम, वो एक्साइचन से जाता था। जो G1219 रशिया ने चाइना को बोला था कि हाईवे बनाइए, और चाइना ने सारी दुनिया को बुलाया। जब ये बनी हाईवे तो हमने बोला, उन्होंने तिब्बत को जोड़ना था अपने साथ। तिब्बत विब्बत नहीं था, ये रोड बनी थी यूरेनियम ट्रांसपोर्ट करना बाई चाइनीज टू बी गिवन टू रशियंस, जो उसको अपना प्रोग्राम चला रहे थे। उसके अलावा आज आपके पास चिप मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस चिप में जो मेटल लगती है, जो सेमीकंडक्टर लगता है, वो इस तकला मैदान डेजर्ट में मिलता है, और साथ में यहाँ बहुत सारा पानी है। अब एक 6 इंचेस बाई 6 इंचेस चिप बनाने के लिए आपको 10,000 लीटर पानी चाहिए, वो यहाँ है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग अगली रेस है। फिर ये जो पानी है, इंडस वगैरह के जो ट्रिब्यूटरीज है, पूरा सिस्टम है, ये सारा इंडिया को J&K में आता है और पाकिस्तान में जाता है। अब पाकिस्तान उसका वेसल स्टेट बन चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंडिया के ऊपर एक लेवरेज है चाइना की तरफ से। दैट इज वाई दे वांट वो इलाका उनके पास रहे, जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, और मेकॉन्ग के ऊपर उन्होंने किया साउथ ईस्ट एशियन नेशन के ऊपर। तो ये जरूरत है इस जगह की, दैट इज वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, ये रीजन है। पर इस वक्त अगर हम देखें, पीछे गलवान पे जो हुआ, हमारे भी बहुत से सेना के जवान भी शहीद हुए और हमने बहुत बड़ी मार दी उनको। उसके बाद हमारे जो आपस में रिलेशन है उनमें काफी फर्क आ गया। लेकिन अब जब दूसरी तरफ देखते हैं, रिलेशन जो है कड़वड़ाहट है, व्यापार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से हम इसको लेंगे? तो मैं थोड़ा चलो आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये जो गलवान में आपने देखा था, ये राहुल गांधी या इनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने ये भी बोला था, देखिए जी, हिंदुस्तान की आर्मी के पास वेपन्स नहीं थे, गलवान क्लैश में वेपन्स नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई हथियार। तो आप डंडे रखते थे, उन्होंने डंडे रखे थे, कांटीले तार रखे थे, इसलिए वो गलवान हुआ। अभी आप बोल रहे हैं ट्रेड बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जब ये गलवान से पहले डेफिसिट ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट था $65 बिलियन। बाद में आज ये बन के $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आपकी ये बात की ट्रेड जो है वो हम चाइना से कम होना चाहिए, बढ़ रहा है, सही है। परंतु जो आपकी बॉर्डर टेंशन्स हैं वो बरकरार हैं, कॉन्फ्रंटेशंस बरकरार है। जैसे आज ही सुबह की न्यूज़ है, G20 अभी अगले महीने 7 सितंबर को शुरू होने वाली है। चाइनीज शी जिनपिंग आएंगे यहाँ पे, उनके लीडर, और उन्होंने मना कर दिया था, नया नक्शा दिया उन्होंने। उसमें सिंकियांग को अपना, सिंकियांग बोल रहा हूँ, अपना क्या नाम है हमारा एरिया, अक्साई को, और साथ में अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने चाइना के मैप में लिखा है। तो वो एक प्रोवोकेशन है, वो हमारी MEA की तरफ से प्रोटेस्ट जा रहा है, पर वो पक्का रीज़न है कि G20 में उन्होंने स्पोक डालनी है, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है और इंडिया की प्रेसिडेंसी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो वो एक इरिटेंट था, उन्होंने लगा दिया है। अब जहाँ तक ट्रेड की बात है, अभी देखिए, अगर लेटेस्ट आप देखिए, जैसे कॉन्फ्रंटेशन चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, मगर पिछले 15-20 दिन में देखिए अमेरिका के कितने सारे ट्रेड डिपार्टमेंट के जो उनके हेड्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनकी विजिट्स हो रही हैं चाइना के अंदर, कि भाई देखिए, हम आपकी सप्लाई चेन्स शिफ्ट कर रहे हैं, पर फिर भी हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और लड़ाई कहाँ चल रही है? इंडो पैसिफिक में ज़बरदस्त चल रही है, एक किस्म की कन्फ्रंटेशन चल रही है। फिलीपींस के साउथ चाइना के सामने, फिलीपींस में बेसिस बनाए हैं, ऊपर जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, साउथ कोरिया के साथ मिलकर वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो ये एक किस्म की नई एक क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी है, या एक लड़ते भी रहो, करते भी रहो, यानी कि मुद्दे के ऊपर हम आपके साथ हैं, और ये कि परमानेंट फ्रेंडशिप्स नहीं है, इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे पे हम आपके अगेंस्ट हैं। तो इस किस्म की वो गुपचुप चल रही है। अब ये जो ट्रेड बढ़ा है, वैसे तो गवर्नमेंट ने हमें बोला कि हमने एप्स बैन कर दी, ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, परंतु जो रियल था API, यानी कि फार्मास्यूटिकल बनाने की चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर ऑटोमोबाइल्स, दवाइयाँ बनानी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं,
वो तो आपके बैन नहीं किया। आज भी आप उसको उनके मोबाइल दबा के बाजार में खरीदते हो। वैसे उस वक्त नोशनली बड़े आग जलाई गई, चाइनीज वो जलाए गए, बट जो बिजनेसमैन है वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया के लिए चलो हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपना लालच देखते हैं। और उनके इंसेंटिव इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर एक कोई फिक्स्ड इनकम मान लो कोई अगर आप मान लो 10 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कितनी, तो आपका आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त। ये चाइना की पॉलिसी है। और जो चीज़ वो देते हैं, अब हमारे जो बिजनेसमैन खरीदते हैं वो कहते हैं नहीं जी, अगर वहाँ उसका माल इन्फीरियर है तो सुपीरियर भी है, हर किस्म की चीज़ है। तो आप इन्फीरियर माल खरीदते हो सस्ते में, इंडिया में हमें आके महंगे में बेचते हो, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के फेवर में जाता है। तो अब ये गवर्नमेंट इसको कितना रोके, कितना करे, क्योंकि आफ्टर ऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में, बहुत सारे कंट्रीज शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आपका ये एप्पल आ गया है और भी बड़ी कंट्रीज आ रही हैं। तो बट फॉर द टाइम बीइंग ये एक मेनस है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ फिर 100% 140 करोड़ भारतीय इतने ज़बरदस्त भारतीय बने कि बोले चाइनीज, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था ब्रिटिश का बहिष्कार करो, उनके चीज़ों का, ये भी बहिष्कार करें, और जो एक्चुअली इम्पोर्टर्स हैं वो बोले हम नहीं इम्पोर्ट करेंगे। और अगर हमें महंगे दामों पे अगर हमारी दवाई बनती है या हमारी ऑटोमोबाइल्स महंगे हो जाते हैं, उसकी वजह हो जाएंगे, तो हम उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और मेरा जहाँ तक कहना है, यहाँ पे वेस्ट ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाई थी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के चक्कर में। हमने अपनी टेक्नोलॉजी, हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे रहे थे, हमने अपनी बना ली है। हमें स्पेस का टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, हमने अपनी बना ली। तो थोड़ा सा अगर भारतीय हो तो चाइना को दिखाओ यार टाइम, थोड़ी देर के लिए तकलीफ आएगी, सहो उसको, मगर वो पॉलिटिशियन कैसे सहे। वो अपना राहुल गांधी का वो मुद्दा बन जाएगा कि देखो जी मोदी जी ने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये हो गया। पर ये खुद भूल जाते हैं कि ये जो बीजिंग ओलंपिक्स में जो एक एग्रीमेंट करके आया है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसकी वजह से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने क्या बोला, और ना ही किसी एकेडमिशन ने मुंह खोला। चाइना का कहने के कन्फ्रंटेशन तो कर ही नहीं, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे सिक्योरिटी लेवल पे हो। आज पहली बार वो हो रहा है कम से कम, तो उतना उनको समझना चाहिए। फिर साहब, लेकिन एक मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आई है चाइना से कि भारत को अगर वीटो पावर मिलती हो तो हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा ही वो वीटो पावर का फायदा उठाता रहा और भारत को वीटो पावर नहीं मिलने देता था। आज उसने जो स्टेटमेंट दिया, तो क्या हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई अच्छे रिलेशन होने वाले इनके साथ? देखिए, ऐसा है कि जो यूएन की एक्सपेंशन है, यूएन इस वक्त एक किस्म फेल हो चुका है। अगर मुझे पूछें किसी भी फ्रंट पर ले लें, कहीं पे भी वहाँ नहीं चल रहा, क्योंकि वीटो पास 5 बंदों के पास है। और आपको दर्शकों को शायद ये सुन के बड़ा मज़ा आएगा कि जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 47 में, इनको हुआ था 49 में, ये हमसे 2 साल पीछे थे। तो उस वक्त दुनिया में सबने बोला इंडिया को हमने परमानेंट मेंबर बनाना है विद वीटो पावर। तो हमारे नेहरू चाचा ने पता नहीं क्या सोचा, वो एफ्रो एशियंस के हेड बन रहे थे, नॉन अलाइन मोशन चला रहे थे, क्या कर रहे थे वो, उन्होंने बोला नहीं नहीं, चीन रिजर्व करता है एशिया की तरफ से, हम नहीं आना चाहिए। अब ये क्या डिप्लोमेसी थी, हिंदी चली बाई बाई था ना उस वक्त, तो समझ में नहीं आई कितनी फ्लॉड थी, क्या था। तो ये आप ही जज करिए। परंतु आज अगर चाइना ने बोला है तो मेरा ख्याल में ये इनकी जो ग्लोबल टाइम्स, इनकी जो माउथ पीस ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये थोड़ा बहुत ये जो नई डिप्लोमेसी आ रही है ना, कि थोड़ा दो भी और थोड़ा बाद लो भी, 2 स्टेप्स बैकवर्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। तो ये किस्म की डिप्लोमेटिक चैंट है। जब कभी बात आएगी इंडिया को वीटो पावर देने की, तब देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरहदों का जो मसला जल्दी हल हो जाएगा। नहीं, जल्दी तो हल नहीं होगा, ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, क्योंकि ये किस्म की 2 जाइंट्स हैं, भिड़ गए हैं। पहले था कि भाई हम बड़े इन्फीरियर हैं, आज हमने बोल दिया भाई जितनी आपकी डिप्लॉयमेंट की वो है विड्थ, उतना तो हमने आपको काउंटर कर लिया। अगर आपके पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी हैं। हमारी क्षमता जो है आपको मारने की ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ रेंजेस एंड एंड्योरेंसेस आपकी कम है, क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड हायर है, हमारा लोअर है। तो हमारे पास वो जो उनको मारने की क्षमता है वो ज़्यादा है, और वो समझते हैं, और इसलिए उन्होंने हमें काउंटर करने के लिए उन्होंने अभी नया हथकंडा लगाया, क्योंकि उनकी अपनी कंस्क्रिप्शन आर्मी तो फेल हो गई है। अभी वो तिब्बतन्स को रिक्रूट कर रहे हैं और गोरखों को रिक्रूट कर रहे हैं नेपाल से। जो गोरखे हमारे पास आने वाले थे, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर डिसीजन लिया है कि जब से हमने ये अग्निवीर शुरू किया है तो गोरखों की जो गवर्नमेंट है नेपाल की, वहाँ से रिक्रूटमेंट होनी बंद हो गई है। अब ये चाइना इसका फ़ायदा उठा के ये गोरखों को रिक्रूट कर रहा है अपनी आर्मी में, और तिब्बतन्स को रिक्रूट कर रहा है, जो हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान हैं, वो अब हम आमने सामने एक दूसरे से एक ही तरफ के बंदे लड़ेंगे। अब ये बेसिक हो रहा है, और मेरे ख्याल में चलता रहेगा। रिज साहब,
बहुत सी जानकारी आपने दी। आप अपने स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।